दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है सफेद झूठ। ये मनोज कॉमिक्स वालों की एक्शन थ्रिलर कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। सफेद झूठ। सेठ बलराम खन्ना अपनी कोठी में अकेले थे। दोपहर का खाना खाने के बाद वह स्टडी में आकर बैठ गए और एक पुस्तक पढ़ने में लीन हो गए। इस दिलचस्प किताब को पूरा पढ़कर ही आज यहाँ से उठूंगा। तभी मौत ने खिड़की से भीतर झांका था। बुढ़ा अकेला ही है, आज काम बन जाएगा। सेठ बलराम पुस्तक पढ़ने में इतने मगन थे कि अपने पीछे मौत की आहट भी न सुन सके। अपनी गर्दन को दो शक्तिशाली हाथों के शिकंजे में जकड़े देख वे चौंके। उफ! फिर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष आरंभ हुआ। ओह! विजय मौत को मिली थी, मर गया। अगली सुबह इंस्पेक्टर सावन पुलिस स्टेशन में बैठा अखबार पढ़ रहा था। स्टार फिश नामक स्टीमर समुद्र में डूबा, 5 नाविक मरे। तभी फोन की घंटी बजी थी। इंस्पेक्टर सावन फोन उठाकर हथ पर बैठा रह गया था। मैं सेठ बलराम खन्ना का भाई मुकेश सिन्हा बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर, सेठ जी की हत्या हो गई है, तुरंत आइए। पुलिस दल के साथ इंस्पेक्टर सावन तुरंत ही रवाना हो गया। सेठ बलराम की लाश स्टडी में ही पड़ी थी। पुलिस अपने काम में लग गई। लाश का निरीक्षण करने के बाद डॉक्टर ने इंस्पेक्टर सावन को बताया, इनको मरे हुए 16 से 18 घंटे हो चुके हैं, यानी मौत कल दोपहर बाद 2 बजे से 6 बजे के बीच हुई है। आईसी इंस्पेक्टर सावन ने अपनी तफ्तीश आरंभ की। मिस्टर चंद्र, आप सेठ जी के वकील हैं, क्या आप बता सकते हैं उनकी मौत से सबसे अधिक लाभ किसे होगा? सेठ जी की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वे अपनी जायदाद 3 आदमियों के नाम छोड़ गए हैं। एक सेठ जी का भाई मुकेश खन्ना, दूसरा उनका भतीजा राजन मेहरा, तीसरा उनका भांजा कपिल सिंह। इंस्पेक्टर सावन ने सेठ बलराम खन्ना के तीनों वारिसों को एक कमरे में बुलाया। सेठ बलराम खन्ना की मृत्यु का मुझे अफसोस है, लेकिन उनका हत्यारा बचेगा नहीं, जो कि तुम तीनों में से एक है। आप हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं ठीक कह रहा हूँ। सेठ जी की दौलत में से अपना हिस्सा जल्दी प्राप्त करने के लिए तुम में से किसी एक ने उनकी हत्या की है। मुझे एक एक करके बताओ कि कल दोपहर 2 बजे से 6 बजे के बीच तुम कहाँ थे? सबसे पहले मुकेश खन्ना ने अपनी कहानी सुनाई। मैं कल दोपहर 1 बजे काम के सिलसिले में पूना के लिए रवाना हुआ था। 4 घंटे के सफर के बाद जब मैं पूना पहुंचा तो शहर से कुछ पहले मुझे 2 व्यक्तियों ने रोका। यस, अगर आप पूना शहर तक जा रहे हैं तो हमें लिफ्ट दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने उन्हें गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन कुछ आगे चलते ही, तुम शहर की ओर नहीं जाओगे मिस्टर? कि क्या मतलब? उन्होंने मुझे गाड़ी को सुनसान जंगल में ले जाने पर विवश कर दिया। बस यहीं रोको। गाड़ी के रुकते एक ने मेरी नाक पर बेहोशी की दवा में भी का रुमाल रख दिया। ओह गड़ब! जब होश आया तो मैंने सम को गाड़ी में अकेला पाया। वे लुटेरे मेरा पर्स और रिस्ट वॉच ले गए थे। उफ! पता नहीं क्या बजा होगा। उस स्थिति में मेरा पुणे जाना बेकार था, इसलिए मैं वापस बम्बई आ गया और सुबह के 7 बजे अपनी कोठी पर पहुंच गया। इंस्पेक्टर सावन कहानी सुनकर सोच में डूब गया, फिर बोला, तुम्हारे इस बयान में कोई भी ऐसा गवाह सामने नहीं आया है जो इस बात की गवाही दे सके कि कल दोपहर 2 बजे से 6 बजे के बीच तुम उसके साथ थे? खैर, बाद में देखेंगे, पहले शेष लोगों का बयान सुना जाए। राजन मेहरा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मुझे राफ्टिंग का शौक है इंस्पेक्टर। राफ्ट लेकर मैं समुद्र में दूर तक निकल जाता हूँ। कल दोपहर 1:30 बजे मैं राफ्ट में अकेला समुद्री शहर को निकला था। हवा तेज थी और समुद्र में लहरें उठ रही थी। मेरा राफ्ट तट से लगभग 8 मील दूर पहुंच चुका था। अब वापस चलना चाहिए। उस समय शाम के 4:30 बजे होंगे। अचानक मेरे राफ्ट में छेद हो गया। फिस! ओह! जिस गति से राफ्ट की आवाज निकल रही थी उसे देखकर मैं समझ गया कि तट पर वापस नहीं पहुंच सकूंगा। 1 घंटे के भीतर भीतर राफ्ट को डूब जाना था। अब क्या करूं? 8 मील तैर कर तो नहीं जा सकता। तभी बहुत दूर, शायद 2 या 2.5 मील की दूरी पर, मुझे एक स्टीमर दिखाई दिया। उसे मदद के लिए बुलाना चाहिए।
मैंने जेब से टॉर्च निकालकर स्टीमर को एसओएस का सिग्नल देना शुरू कर दिया। स्टीमर से मेरा सिग्नल देख लिया गया था। थैंक गॉड, वह मेरी ओर आ रहा है। निकट आने पर मैंने देखा वह स्टारफिश नामक स्टीमर था। उस पर 5 नाविक सवार थे। उन्होंने मुझे स्टीमर पर खींच लिया। 7 बजे उन्होंने मुझे तट पर लाकर छोड़ दिया और वापस चले गए। थैंक यू। बस यही मेरी कहानी है। मैं बहुत बहुत थक चुका था, इसलिए अपने फ्लैट पर जाकर सो गया था। फिर सुबह को ही जागा। तुम उस स्टार फिश की बात तो नहीं करे जो अपने 5 नाविकों के साथ कल रात समुद्र में डूब गया है? ओ, उसी की बात कर रहा हूँ। सुबह अखबार में मैंने खबर पढ़ी थी। ओ, यानी हत्या के समय तुम्हारे समुद्र में होने की जो लोग गवाही दे सकते थे वे डूबकर मर चुके हैं और तुम्हारे पास भी कोई गवाह नहीं है। अब कपिल की बारी थी। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि मैं चरस का नशा करता हूँ। कल मैं अपने एक निजी मामले को लेकर बहुत परेशान था, इसलिए 12 बजे के लगभग अकेला ही सेंटर पार्क के एक एकांत कोने में जा बैठा। यहाँ बैठकर सोच विचार करता हूँ। परेशानी की हालत में मैं एक के बाद एक चरस भरी सिगरेट पीता चला गया। ओह, और नशे में इतना धुत हो गया कि वहीं बेंच पर लुढ़क कर सो गया। खर्र। जब जागा तो रात के 8 बज रहे थे। उफ, 5-6 घंटे सोता रहा हूँ। सर दर्द से फटा जा रहा है। पार्क से उठकर मैं सीधा घर आ गया और सो गया। बहुत खूब। यानी तुम्हारे पास भी कोई ऐसा गवाह नहीं है जो तुम्हारी बेगुनाही की गवाही दे सके। तीनों की कहानियां सुनने के बाद इंस्पेक्टर साउंड काफी देर तक सोच में डूबा रहा, फिर हथकड़ी लेकर उठा। तुम तीनों में से एक का बयान मनगढ़ंत और बनावटी है। जिसने झूठी कहानी बनाई है उससे गलती भी हुई है और गलती मैं पहचान चुका हूँ। अगले पल सामने आगे बढ़कर राजन मेहरा को हथकड़ी पहना दी। ये क्या इंस्पेक्टर? शटअप, तुम ही कातिल हो। तुमने अपने बयान में कहा था कि तुम्हारी किश्ती में पंक्चर 4:30 बजे हुआ था और तुमने स्टार फिश स्टीमर को 2.5 मील दूर देखा और टॉर्च से एसओएस का सिग्नल देकर उसे निकट बुलाया। बस यही तुम चूक गए। 4:30 बजे दिन निकला होता है, यानी सूरज नहीं डूबता। फिर भला 2.5 मील दूर से एक छोटी सी टॉर्च के प्रकाश द्वारा दिया सिग्नल कैसे देखा जा सकता है? दरअसल तुमने सुबह के अखबार में स्टार फिश के डूब जाने के समाचार को आधार बनाकर झूठी कहानी रच डाली थी। राजन मेहरा मानसिक रूप से टूट चुका था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हाँ, मैंने झूठी कहानी बनाई थी। मैं कातिल हूँ। चाचा को मैंने मारा है। ये इसमें दूसरी कहानी आ गई है, सोने की दीवार। तो पढ़ते हैं इसको भी। ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच एक बड़ी चट्टान पर बना यह पुराना मकान सोचने पर विवश करता है कि इस वीरान में यह कारनामा किस सिरफिरे ने अंजाम दिया होगा। हर रोज की तरह आज भी मकान की दीवार से स्वर फूट रहा था। आओ, मुझे तलाश करो। मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। मुझे ढूंढ निकालो। अचानक मकान की दीवार से सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा। यह खजाना तुम्हारे लिए है। तुम इसके मालिक हो। उठो और अपनी तकदीर को ढूंढ निकालो। जुगल देशराज चौकर बिस्तर पर उठ बैठा। उफ, फिर वही सपना। उसकी पत्नी लाजवंती भी जाग गई। क्या हुआ जुगल? आज फिर वही सपना देखा, वही मकान, खजाने वाली बात। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मुझे तो लगता तुम पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। सुबह तुम्हें तांत्रिक बाबा के पास लेकर चलूंगी। सुबह तो मैं ट्रक लेकर दीनापुर जा रहा हूँ। वहां से आने के बाद देखेंगे। वास्तव में जुगल देशराज ट्रक ड्राइवर था। अगली सुबह वह दीनापुर के लिए रवाना हो गया। रात 8 बजे उसने दीनापुर पहुंचकर ट्रक खाली किया। जल्दी उतारो भाई, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। माल उतारते हुए ट्रक लेकर किसी ढाबे की तलाश में निकला। खाना खाकर ट्रक में ही सो जाऊंगा। रात के समय पहाड़ी रास्ता पर यात्रा करना ठीक नहीं होता। अचानक उसे ब्रेक लगाने पड़े। अरे, क्या चाहता ही है सर? ट्रक रुकते व्यक्ति उसके बराबर आ बैठा। चलो। कहाँ चलो भाई? फिलहाल तो मुझे भूख लगी है। समय नष्ट मत करो।
मुझे सुबह से पहले राजनगर पहुंचा दोगे तो तुम्हें मालामाल कर दूंगा। माल? अगर यह बात है तो मैं अपनी भूख को भूल जाता हूँ। उसने ट्रक मोड़कर राजनगर की राह पकड़ी। रात में इन खतरनाक रास्तों पर ट्रक चलाने में बहुत खतरा होता है। डरो मत, तुम्हारे सामने कोई खतरा नहीं आएगा। 2 घंटे की यात्रा के बाद जरा ट्रक रोकता हूँ, जल्दी निपट आना। ट्रक के रुकते ही वह उतर कर अंधेरे में खो गया। बड़ी देर लगा दी उसने। काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद, कहाँ चले गए भाई? टॉर्च का प्रकाश साइड में एक ढलानदार रास्ते पर पड़ा। यह रास्ता मैंने पहले कभी नहीं देखा था। समय में उसके पांव पांव उस मार्ग पर उठते चले गए। लगभग आधा मील चलने के बाद, अरे आगे तो रास्ता बंद है। उसने टॉर्च चारों ओर घुमाई। अरे यह तो वही मकान है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लेकिन वह सपना नहीं था। जुगल सचमुच उस मकान के सामने खड़ा था जिसे वह वर्षों से हर रात सपने में देखता आ रहा था। विश्वास तो नहीं होता, लेकिन क्या सचमुच यहाँ मेरा भाग्य बंद है? मकान का दरवाजा लगभग टूट चुका था, बिल्कुल खाली है। भीतर 2 कमरे और एक हॉल था। हॉल के बीच में एक दीवार खड़ी करके उसे भी 2 भागों में बांट दिया गया था। हॉल के बीच में यह दीवार कुछ अजीब सी लगती है। तभी वह चौंक पड़ा। तो आखिर तुम अपनी मंजिल पर आ ही गए। कौन है? वही कंबलधारी उसके पीछे आ खड़ा हुआ। डरो मत, मैं तुम्हारी अमानत लौटाने आया हूँ। कि कैसे अमानत? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा भाग्य हूँ और तुम्हें तुम्हारे पिता की याद दिलाना चाहता हूँ। पिताजी? जरा बताओ तो, तुम्हारे पिता का क्या नाम था और वह क्या करते थे? मेरे पिता का नाम किशोर देशराज था और वह भी मेरी तरह ट्रक ड्राइवर थे। बिल्कुल ठीक है। किशोर अंग्रेजों के जमाने में एक बैंक का ट्रक ड्राइवर था। कंबलदारी ने एक कहानी सुनानी आरंभ की। यह सन 1945 की बात है। किशोर ने बड़े गुप्त रूप से उस वीरान स्थान पर इस मकान का निर्माण कराया। अगर मेरी योजना सफल रही तो इस मकान की मदद से मैं एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। मकान बनाने में उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। आखिर मकान बनकर तैयार हो गया। लगभग 1 महीने बाद वह दिन आ पहुंचा जिसका किशोर को बेचैन से इंतजार था। बैंक मैनेजर ने उसे बुलाया था। किशोर, बैंक में रखी सोने की ईंटों को हेडक्वार्टर पहुंचाने का आदेश आया है। यह सोना तुम्हें अपने ट्रक में ले जाना होगा। वास्तव में किशोर का यह बात 6 महीने पहले पता लग गई थी कि अंग्रेज सरकार पूरे देश के बैंकों में रखे सोने को राजधानी मंगा रही है ताकि वहां से उसे ब्रिटेन भेज सके। मुझे इसी दिन का तो इंतजार था। चोर के घर चोरी करने को मैं पाप नहीं समझता। सोने की पेटियां उसे ट्रक में ला दी गई। 10 बंदूकधारी गार्ड्स भी ट्रक में सवार हुए। ट्रक अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। घर्र। किशोर बहुत खुश था। मेरी योजना बहुत सीधी सादी है। जैसे वह ढलानदार रास्ता आएगा, मैं ट्रक उधर मोड़ दूंगा और स्वयं बाहर कूद जाऊंगा। घर्र। अनियंत्रित ट्रक ढलान पर दौड़ता चला गया। घर्र। ओह। फिर वह आगे खड़ी चट्टान के साथ टकराया। दौड़। किशोर जब वहां पहुंचा, वही वह जो मैंने सोचा था, एक भी जीवित नहीं बचा है। कुछ देर बाद ट्रक की तलाश शुरू हो जाएगी, लेकिन इस वीरान रास्ते की और की लेकिन इस वीरान रास्ते की ओर तुरंत किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तब तक मुझे यह सोना यहाँ से हटाना होगा। कड़े परिश्रम द्वारा उसने सोने की सारी पेटियां अपने मकान में पहुंचाई। हफ हफ। इसके बाद उसने अपनी अनोखी योजना पर अमल शुरू किया। कोई सोच भी नहीं सकता कि सोने की ईंटों से दीवार भी बनाई जा सकती है। उन ईंटों को जोड़ने के लिए मैंने एक विशेष मसाले का प्रबंध किया है। पूरी रात काम करके उसने दीवार पूरी कर दी और सुबह से पूर्व उस पर प्लास्टिक कोट करना आरंभ कर दिया। दीवारों को दोनों ओर से उसने मैले और भद्दे रंग से ढाप दिया।
हा हा हा। अब कोई नहीं कह सकता कि यह सोने की दीवार है। इस काम से निपटकर उसने बाहर पड़े ट्रक के मलबे और लाशों को आग लगा दी। अब यही समझा जाएगा कि डाकुओं के किसी गिरोह ने सोना लूटा और ट्रक तथा सिपाहियों को जलाकर खत्म कर दिया। इतने कहानी सुनाकर कमलधारी कुछ क्षण के लिए रुका, फिर वो आगे बोला। दुर्घटना का पता तो थोड़े ही समय के बाद चल गया था, लेकिन अधिकारी दूसरे दिन ही यह जान सके थे कि ट्रक के साथ क्या हुआ। उन्होंने इसे लूट की वारदात ही समझा और अन्य लोगों के साथ किशोर को भी मर्द समझ लिया। किसी का भी ध्यान इसमें इस मकान की ओर नहीं गया, और भला कोई सोच भी कैसे सकता था कि खाली पड़े एक मकान में किसी ने करोड़ों का सोना छुपा कर रखा है। तुम्हारा मतलब मेरे पिता ने यह सोना लूट कर इस मकान में छुपा दिया था? कंबलदारी ने नीचे से कोई चीज उठाकर उस दीवार को खुरचा। सबूत तुम्हारे सामने है। हे भगवान, यह तो सोना है। हाँ, लेकिन किशोर इसका मालिक बनने का शौक पूरा नहीं कर सका। कई महीनों बाद जब वह सोना निकालने आ रहा था तो उसकी बस खड्डे में जा गिरी और वह मारा गया। तभी से यह सोना लावारिस पड़ा है। लेकिन तुम यह सब कैसे जानते हो? कौन हो तुम? मैं हूं नहीं, कभी था बेटे। उसने चेहरे पर से कंबल हटाया। पिताजी। हाँ मेरे बेटे, मैं भी इस संसार में नहीं हूँ, लेकिन मेरी रूह इन पहाड़ियों में भटकती रही। मैं इस सोने को अपने वारिस यानी तुम्हें सौंपना चाहता था। आज बहुत दिनों के बाद मुझे सफलता मिली गई। अब यह सोना तुम्हारा है। अगले पल गुस्साए। पिताजी। जुगल हड़बड़ाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। मुझे यह पाप की दौलत नहीं चाहिए पिताजी। सुबह को वह पुलिस पार्टी के साथ दोबारा वहां पहुंचा। वेल डन मिस्टर जुगल, अपने आपने यह सोना सरकार के हवाले करके बड़ी ईमानदारी का सबूत दिया है। आपको इस दौलत का 10% सरकारी इनाम के रूप में देगी। लेकिन इसका लेकिन आपको इसका पता किस प्रकार लगा? जुगल ने उन्हें जो बताया उसे सुनकर सभी की आंखें फटी रह गई थी। और अभी इसमें तीसरी कहानी चल रही है, आखिरी रात। तो पढ़ते हैं इसको भी। पिछले 25 वर्षों से सोनापुर गांव में हर अमावस्या को एक इंसान की रहस्य मौत होती आ रही है। ओह, इस बार सरपंच का बेटा मारा गया। इसका खून पी लिया दरिंदे ने। अगली अमावस्या पर गांव के कुछ बहादुर युवक दरिंदे का मुकाबला करने को तैयार थे। आज हम इस खूनी परंपरा को मिटाकर ही दम लेंगे। दरिंदा बचकर न जा सकेगा। जल्दी उनको दुश्मन दिखाई दे गया। गुर्र गुर्र। अरे वह देखो! एक युवक ने तीर छोड़ा। गुर्र खच। भेड़िया टीले से नीचे गिरा और उसके शरीर में बड़ा विचित्र परिवर्तन हो गया। ओह! जमींदार राजा साहब का रूप ले चुका था मर्द भेड़िया। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। भेड़िया राजा साहब कैसे बन गया? मेरे परिवार वालों को बुलाओ जल्दी। राजा साहब के तीनों बेटे और दामाद तथा पुत्री को हवेली से बुलाया गया। पिताजी, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप भेड़िया बनकर? हाँ मेरे बच्चों, मुझ पर बुरी आत्मा का श्राप है। हर अमावस्या को मैं दरिंदा बन जाता था, मगर आज मेरी कहानी का अंत हो गया। मगर मगर क्या? बताइए पिताजी। बड़ी दुखद बात है बेटा। मेरी एक संतान पर भी उस श्राप का प्रभाव है। मेरे मरने के बाद वह मेरी जगह संभाल ले लेगा। ओह! बात पूरी किए बिना राजा साहब ने प्राण त्याग दिए। राजा साहब के क्रियाक्रम के बाद परिवार के सदस्य एक हॉल में एकत्र हुए। पिताजी के कथनानुसार हम में से किसी एक के शरीर में वह दरिंदा मौजूद है। वह खुद तो अपने विषय में बताएगा नहीं, और इसे खोजना भी जरूरी है। मेरा मानना कि इस समस्या का समाधान आने वाले मसा अमावस्या को ही होगा। वह जो भी है अमावस्या पर दरिंदे का रूप धारण करेगा। वह जो भी है अमावस्या पर दरिंदे का रूप धारण करेगा। जीजाजी ठीक कह रहे हैं। अमावस्या तक हम एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे। अमावस्या भी आ पहुंची। आप सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाए, लेकिन मैं अपने कुत्ते के साथ साथ पहरा दूंगा और उस दरिंदे को पहचानने की कोशिश करूंगा। लेकिन तुम खुद भी तो वह दरिंदे हो सकते हो।
राजा साहब ने कहा था कि उनकी संतानों में से कोई एक दरिंदा है और मैं उनका दामाद हूँ, संतान नहीं। बात सबकी समझ में आ गई और वे उठकर अपने कमरों में चले गए। आधी रात के समय, उफ, यह मुझे क्या हो रहा है, इतना पसीना। अगले पल उसके शरीर में परिवर्तन होने लगा। ओह, मैं भेड़िया बन रहा हूँ। अशोक अपने कुत्ते के साथ बगीचे में था। वो वो, क्या बात है शेरू? अचानक भेड़िया सामने आ गया। गुर्र, वो वो। शेरों की बहादुरी से उसके मालिक की जान बच गई। गुर्र गुर्र, वो। तभी रमेश वहां आ पहुंचा। धोए। वह भाग गया। रमेश, आप ठीक तो हैं जीजा जी? मेरी चिंता छोड़ो, उस दरिंदे का पीछा करो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाहर आने से पहले मैं सबके कमरे चेक कर आया हूँ कि वह दरिंदा कौन है। कौन है मुझे भी बताओ। अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम सबकी आंखों के सामने उसका अंत करूंगा। अगली सुबह रमेश ने पूरे परिवार को एकत्र किया। मैं उस दरिंदे को पहचान चुका हूँ और उससे मेरी विनम्र विनती है कि वह स्वयं अपना राज खोल दे। मगर इससे होगा क्या रमेश भैया? वह हम में से एक है, हमारा खून है। हम उसको क्या सजा दे सकते हैं? सजा तो देनी पड़ेगी मीरा, वरना वह न जाने कितनी जाने और ले डालेगा। तो क्या उसे मार डालोगे? हाँ, अपने परिवार को और बदनाम होने से बचाने के लिए हमें यह करना ही होगा। तो फिर बताओ, कौन है वह दरिंदा? मैं चाहता हूँ कि वह अपना नाम खुद बताए। यह संभव नहीं है। भला कोई अपने आप को मौत के हवाले क्यों करेगा? उसे करना ही पड़ेगा। मैं तुम सबको आज शाम तक का समय देता हूँ। या तो वह दरिंदा स्वयं को पेश कर दे, वरना आज डिनर पर वह मेरे हाथों मारा जाएगा। सब उठकर कमरों की ओर चल दिए। अगर रमेश सचमुच मुझे पहचान चुका होता तो इतना नाटक नहीं करता। वह अंधी चाल चल रहा है, लेकिन मैं उसी चाल में नहीं फंसूंगा। तभी भूं भूं, गुर्र, ओह। संयोगवश अशोक वहां आ पहुंचा। शेरू, स्टॉप इट, यह क्या हरकत है? तुम्हारा एक कुत्ता पागल तो नहीं हो गया जीजा जी? पागल तो नहीं हुआ, लेकिन इसने तुम पर हमला क्यों किया? यह आश्चर्य की बात है। कुत्ते ने मुझे पहचान लिया है, इसका मतलब है मेरा जीवन सचमुच खतरे में है। शाम के समय रमेश ने हवेली के नौकरों को छुट्टी दे दी। कल सुबह तक के लिए तुम लोग आजाद हो। आज डिनर मैं स्वयं सर्व कर दूंगा। जी मालिक। रमेश ने नौकरों को हवेली से बाहर भेज दिया है, यानी वह सचमुच मुझे मार डालने का निर्णय कर चुका है। उसने अपनी अलमारी खोली। पोटेशियम साइनाइड। मैं देखूंगा कि वे मुझे कैसे मार सकते हैं। वह सीधा किचन में पहुंचा। इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। रात्रि 9 बजे रमेश ने सम डिनर टेबल सजाई। मैंने पूरी तैयारी कर ली है। उसे समाप्त करने के लिए मुझे हाथ भी नहीं लाना पड़ेगा। कुछ ही समय बाद परिवार के सदस्य पहुंचने लगे। अभी तक किसी ने भी सामने आकर सम को दरिंदा नहीं बताया। रमेश भैया, कुछ देर और प्रतीक्षा करो। राजेश भी वहां आ पहुंचा। राकेश कहाँ है? वह अभी तक नहीं आया। मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। सुनो मीरा, राकेश के कमरे में। अरे वह तो यहाँ नहीं है। मगर मीरा रुकी नहीं। उसकी नजर तकिए पर पड़ी। राकेश कोई संदेश छोड़ गया है। डाइनिंग रूम में आकर उसने संदेश पढ़कर सुनाया। मैं डिनर पर आप लोगों का साथ नहीं दे सकूंगा, क्योंकि एक जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ। तो वह भाग गया। व्हाट डू यू मीन? क्या राकेश? हाँ मीरा, राकेश वह दरिंदा है। पहले खाना खा लिया जाए, फिर इस विषय में बात करेंगे। यह डिनर उनका अंतिम भोजन सिद्ध हुआ। उफ, हिच। पोटेशियम साइनाइड ने किसी को दूसरी सांस लेने का अवसर भी नहीं दिया। तभी कमरे का दरवाजा खुला। हा हा हा, सब सो गए। अभी यह राज कोई नहीं जानता कि मैं एक दरिंदा हूँ। आई एम सॉरी। मैं आपके साथ डिनर तो नहीं कर सकता, मगर अपनी सफलता का एक जाम अवश्य पीऊंगा। कुर्सी पर बैठते उसके वजन से वह कमानी दब गई, जिसका कनेक्शन रमेश ने दीवार
में छुपाई तीर कमान से कर रखा था। सोय खच ओह, तीर का निशाना राकेश की कुर्सी थी। राजा साहब के परिवार ने मरने के बाद भी दरिंदे का अंत कर दिया था। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। इसमें 3 कहानी थी और तीनों कहानी एक से बढ़कर एक थी, मतलब अच्छी थी, पढ़ने में मजा आ रहा था। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।